बच्चों जो है केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था। केमिकल काइनेटिक्स में जो है आपको मैंने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर बता दिया, उस पर क्वेश्चंस बता दिए। आप बच्चों जो है आज स्टार्ट करेंगे। जैसे इससे पहले लेक्चर में आपने बताया था कि अगर कोई भी रिएक्शंस हो रही है और उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस अगर 10 डिग्री है तो रेट या रेट कांस्टेंट डबल हो जाती थी। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब आपको बताते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शंस होता है, जैसे मान लो अगर ये रिएक्टेंट है, इससे अगर प्रोडक्ट बनता है, तो कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में तभी चेंज होगा जब तक, कहते नहीं है कि जब तक ये एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेगा, उस स्टेज पे एक बदलाव होगी, फिर वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो ये चीज़ें सबके लिए है बच्चों, कोई भी समझ सकता है। जैसे मान लो कोई तैयारी करता है, तो तैयारी करेगा तो ज़रूरी नहीं, मान लो 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं एक ही क्लासरूम में है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 बच्चे जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो, मींस जो है नीट क्वालिफाई करें। उसमें से बहुत सारे बच्चे जो है कुछ दूर जाके जो है रह जाएंगे, कुछ बच्चे उसमें जो पीक पे पहुँचेंगे, पीक पहुँचने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, मींस सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसी पे आर्हेनिया साहब ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने एक्सप्लेन किया गया था, ये रहा। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होती है तो बच्चों एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये H2 है और ये I2 है। इसमें जो है रिएक्शंस होगी, यानी ये रिएक्टेंट है। अगर ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, HI मीन्स 2HI, तो ये रिएक्टेंट होंगे। तो इस रिएक्टेंट में जो है कोलोजन होगी और कोलोजन होने के बाद इनके बीच में एक इंटरमीडिएट आती है और इंटरमीडिएट आने के बाद फिर वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। मान लीजिए हम आपको बताते हैं कि ये कैसे रहा होगा। तो मान लीजिए H2 है तो HH रहा, फिर ये I2 है यानी I होंगे, फिर इनसे जो है एक जो है इंटरमीडिएट बीच में आएगी। इंटरमीडिएट का मतलब ये हाइपोथेटिकली है कि ये I से जुड़े होंगे बच्चों, ये ऐसे हाइपोथेटिकली जुड़े होंगे। फिर ये जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, यानी इसका मतलब है ये इंटरमीडिएट कहलाएगी। बच्चों ये इंटरमीडिएट कुछ नहीं है, इसको अगर हम कहें तो इसको हम एक तरह का कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट एक मैक्सिमम एनर्जी पे पहुंच के फिर ये जो है प्रोडक्ट में चेंज होंगे। और ये मैक्सिमम एनर्जी कुछ नहीं है, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड बैरियर्स। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट को ही। और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये ऐसे स्टेज पे पहुँचे होंगे, एक ऐसे मैक्सिमम एनर्जी लेके पहुँचे होंगे। यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है कि ये ऐसे स्टेज होते हैं, एट दिस स्टेज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम एनर्जी। कितना एनर्जी होगा? मैक्सिमम एनर्जी। तो इसी को मैक्सिमम एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, कहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहिए या इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहिए। और एक ऐसी स्टेज होती है कि ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अब आप खुद सोचो, अगर कोई रिएक्टेंट पीक पे पहुंचेगा, एकदम मैक्सिमम पहुंचेगा, यानी इंटरमीडिएट कहेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसमें आप समझ सकते हैं बच्चों कि वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी वो निकालेगा। तो अगर एनर्जी उसमें से निकलेगी तो इसका मतलब है, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आगे जो है इसमें ग्राफ में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी या इंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी। जैसे इसको हम अगर ग्राफिकली समझाते हैं कि ये कैसे हुआ होगा, तो इसको आप आओ समझते हैं क्या होगा। जैसे ये किसने बताया था
ये भी आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में आपस में कोलिजन होगी, कोलिजन होने के बाद वो एक इंटरमीडिएट होता है, फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन का मतलब क्या है, ये मान लो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ है बच्चों। ग्राफ क्या है, अगर हम इसको देखते हैं तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम बोलते हैं रिएक्शंस कोऑर्डिनेट। जहाँ पे रिएक्शंस होती है उससे बोलते हैं रिएक्शंस कोऑर्डिनेट्स। मान लीजिए कि अगर हम ये कुछ नहीं बता रहे हैं कि रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो हमने ये कह दिया कि ये आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आप समझते हैं कि रिएक्टेंट में अगर हम, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसको हम मान लेते हैं ए, और ये आपका मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट वाले हैं। इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं और ऊपर कर लेते हैं। मैं इसको आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा बच्चों कि ये जो है कब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, कब एंडोथर्मिक होगी। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि ये रिएक्टेंट ए है और इसका प्रोडक्ट बी है, ठीक है, ये है। और हम मान लो मैक्सिमम एनर्जी यानी पीक पॉइंट कह रहे हैं कि ये मान लो मैक्सिमम एनर्जी है। यानी क्या बोला हूँ, एट दिस स्टेज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है मैक्सिमम एनर्जी। मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर हमारे H2 हैं और प्लस I2 हैं तो ये पहले कहाँ पहुँचेंगे बच्चों, पीक पे, फिर ये कन्वर्ट होकर किस में जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो पीक पे पहुँचेगा मतलब इसका मतलब है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये वाला पॉइंट है, ये क्या कहेंगे, तो इसी को बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बच्चों हम थ्रेशोल्ड बैरियर कहते हैं। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ से लेके और ये पीक पे गए होंगे, और फिर पीक से जो है ये कन्वर्ट हुए होंगे प्रोडक्ट में। अच्छा, ये रिएक्टेंट है, हम मान लो इसको मान लेते हैं ये स्टेज है सी, इसको हमने सी कह दिया, ये वाला पॉइंट सी है। तो देखो रिएक्टेंट तो ये है, अब रिएक्टेंट यहाँ पहुँचेगा पीक पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ये समझ सकते हैं कि बच्चों इनको एनर्जी कहीं से मिली होगी। अगर बताइए, अगर आपको यहाँ पहुँचाना है तो इसको तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, इसकी खुद की एनर्जी होगी रिएक्टेंट की, इसमें एनर्जी कुछ देंगे तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ जो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा खुद बोलो, इसकी अपनी एनर्जी होगी, उसे क्या बोलेंगे, एवरेज एनर्जी, और उसमें एनर्जी आपने अलग दे दिया तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। इसी को क्या बोलते हैं, इसी का नाम क्या है बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब जब यहाँ कोई पहुँचेगा, पीक पे पहुँच गया, तो पीक पे पहुँचेगा तो इसका मतलब है कि इसमें से अगर इसको प्रोडक्ट में चेंज होना है तो अगर देखा जाए कि एनर्जी में कुछ चेंजिंग है कि नहीं, तो आपने यहाँ से देख लिया तो एनर्जी का डिफरेंस, इसका मतलब इंथैल्पी का, तो एंथैल्पी चेंज कितना होगी, यानी डेल्टा एच है। इसका मतलब यहाँ से अगर रिएक्शंस इसमें है, अगर ये रिएक्शंस आप कहना चाहते हैं कि अगर हम इसको बताना चाहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से कि ये एक्सो है कि एंडो है। बच्चों अच्छी तरीके एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक फार्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल टू होता है HP माइनस HR। ये अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव हो जाए तो ये वैल्यू कैसी कहलाएगी, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए रिएक्टेंट से, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर रिएक्टेंट से ज़्यादा हो जाती है तो वो वैल्यू हो जाती है एक्सोथर्मिक। लेकिन यहाँ पे हमने कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक। अगर आप एंडोथर्मिक पढ़ते हैं तो कहते हैं डेल्टा एच इक्वल टू HP माइनस HR। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि ये एंडोथर्मिक है। इसका मतलब है, आप ध्यान दीजिएगा, इस वाले में नेगेटिव कब आएगी, जब रिएक्टेंट की वैल्यू बड़ी हो जाए। तो अगर आप कहेंगे HR इज ग्रेटर देन HP, तो इसका मतलब है निगेटिव आएगी। ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी बच्चों, जब आपकी HP की वैल्यू बड़ी हो जाए। अगर इन दोनों रिएक्शंस में प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी है तब तो गड़बड़ है, ये गलत हो जाएगी। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट की वैल्यू बड़ी है, मान लो ये 5 है और ये 10 है, तो 5 माइनस 10 वैल्यू कितना आएगी, -5। तो इसका मतलब HR की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू बड़ी होगी तब वो रिएक्शन कहलाएगी एक्सोथर्मिक।
अगर आप रिएक्टेंट की वैल्यू कम हो जाए, प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी हो जाए, तो इसे आप बोलेंगे इंडोथर्मिक। तो मैं आपको ग्राफ इंडो और एक्सो एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन इस बार नीट 2021 में आया था। अभी मैं इसको समझा लेता हूं। तो अगर यहां से ही प्रोडक्ट में चेंज हुआ होगा, तो अगर मान लीजिए इसमें से कुछ एनर्जी निकल जाए, तो कुछ एनर्जी निकल जाएगी तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा? अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस देखेंगे तो ये डेल्टा एच की डिफरेंस होगी। इसी को बोलते हैं इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। अभी हम आपको बता रहे थे, तो यहां से ये H2 + I2 ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना होगा और फिर इनका प्रोडक्ट बन गया होगा। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं 2HI, जिसको हमने B मान लिया है। अब इन चीजों को समझने के लिए मैं इसको मिटाता हूं। यानी आर्हेनियस ने कहा कि अगर जो है कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चेंज होती है तो उसे एक ऐसे स्टेज पे जाना होगा, मींस इनके बीच में कोलूजन होगी। कोलूजन होने के बाद इनके बॉन्ड टूटेंगे, उसके बाद एक जो है इंटरमीडिएट आएगी, उसके बाद नया बॉन्ड बनेगा। तो पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं, फिर नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये ग्राफ से आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो इसका मतलब उसे एक ऐसे स्टेज पे आना पड़ेगा जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एवरेज एनर्जी। उसे क्या बोलेंगे? उस रिएक्टेंट की एनर्जी उसे बोलेंगे एवरेज एनर्जी, यानी एवरेज एनर्जी। और उसमें हमने एनर्जी दिया EA, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। ये बराबर जब जाके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी थ्रेशोल्ड हो जाती है तो इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर उस वैल्यू इस थ्रेशोल्ड पे कोई पहुंच गया तो उसे प्रोडक्ट में चेंज होना मस्ट है। तो एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर आपको बताना पड़े कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को कहते हैं EA बराबर, अगर जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है आपकी TE, उसमें से अगर आप एवरेज एनर्जी को घटा देते हैं, सब्सट्रेट कर देते हैं, तो वो आपका आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। यानी किसी भी रिएक्टेंट को बाहर से हम एनर्जी दें और इतना एनर्जी दें कि वो जाके थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाए। थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है, इसका मतलब है कि अब वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट में एनर्जी देने के बाद कोलूजन होगी, कोलूजन होगा, टक्कर होगी। अब जरूरी नहीं है कि जितने कोलूजन होंगे वो सब के सब प्रोडक्ट में चेंज कर दें, ये चीज़ नहीं होगी। जब मैं आपको कोलूजन थ्योरी पढ़ाएंगे तो इसका पूरा डिटेल बताएंगे। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशंस क्या है, इससे बता रहे हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो है आर्हेनियस ने बताया, और आर्हेनियस को फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कहा गया कि कितने मॉलिक्यूल होंगे रिएक्टेंट के, यानी जितने मॉलिक्यूल हैं वो ले लीजिए, उन मॉलिक्यूल के पास उनमें से कितने लोगों के पास एनर्जी है, तो उसे बोलेंगे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। और फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल को लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का होगा जो चलेगा यानी इंटरमीडिएट पहुंचेगा वो काइनेटिक एनर्जी में रिलेशंस, और फिर उसमें से कितने लोग बैरियर को क्रॉस करेंगे, यानी बैरियर मीन्स ये जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, वही प्रोडक्ट बनेंगे। तो आओ इस पे देखते हैं आगे। है एनसीईआरटी का लाइन है बच्चों, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कह रहा ऑल द मॉलिक्यूल इन द रिएक्टिंग स्पीसीज डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी जितने आप जो अभी आप लिए थे कि अगर मान लो H2 है प्लस I2 है तो ये HI बनेगा, इसके बीच में इंटरमीडिएट था। तो कह रहा ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टिंग, यानी इनकी बात करें H2 प्लस I2 स्पीसीज, जितने रिएक्टेंट स्पीसीज हैं कह रहे हैं डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, तो ये इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, इनके अलग अलग होंगे। अगर ये मोल में लेते हैं तो इसमें कुछ लोग की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, कुछ कम होगी, बहुत कम होगी। कह रहे हैं सिंस इट इज डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, इसका मतलब ये है कि हमको जो है इनको पता लगाना होगा, डिफ़िकल्टी होगी। क्या डिफ़िकल्टी पता लगाने के लिए? द बिहेवियर ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल विथ कह रहा है
प्रीशंस, PRECISION, ये यानी इनके बिहेवियर को अगर हमें पता लगाना हो तो ये हमें डिफ़िकल्टी होगी। यानी इसका मतलब है कि जितने मॉलिक्यूल लेंगे ये ज़रूरी नहीं है कि सबके काइनेटिक एनर्जी सेम हो। तो अब मैक्सवेल साहब ने और बोल्ट्जमैन एंड क्लार्क मैक्सवेल ने स्टैटिक्स मेथड से, देखो स्टैटिक टू प्रिडिक्ट बिहेवियर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल के बिहेवियर को पता करने के लिए बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल साहब ने यूज किया। क्या किया, मान लो हमारे सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको बोले हमने एनटी। उनमें से मॉलिक्यूल के पास हमने कहा एनी, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी, उसमें मॉलिक्यूल जो हैं उनके पास एनर्जी है और उन एनर्जी को हमने ई से कहा। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिसके पास एनर्जी ई है और इनकी टोटल मॉलिक्यूल है, तो इनमें देखा गया। तो इसका मतलब है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, यानी टोटल में से कितने लोग, जैसे आपसे कहा जाए कि 100 लोग प्रिपरेशंस करते हैं, 100 में से क्या 100 लोग बराबर होंगे, सब एक जैसे पढ़ाई करेंगे, सबकी एनर्जी बराबर होगी, सब लोग तेज होंगे? नहीं। ये भी आप कह सकते हैं कि सबके सब लोग जो है पीक पे नहीं पहुंचेंगे, इसका मतलब है सबके सब लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे, यानी सबके सब नीट में जो है 600 प्लस नहीं ला पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे है कि 100 लोगों में से कितने लोगों के पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जो पीक पे पहुंचेंगे और पीक के बाद वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो यही चीज़ें देखा गया कि अगर हम फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी में लेते हैं तो उनमें से जो ये देखा गया कि अगर उनमें से मैक्सिमम लोगों की अगर काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पे एकदम पीक पे है तो इसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके पास जितनी एनर्जी होगी वो सब के सब जो है पीक पे पहुंचने के बाद, हमने ये बात नहीं बोला है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, हमको ये बोलना होगा कि अगर सबके सब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिए, थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए, तब तो प्रोडक्ट में चेंज होंगे। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिए हैं उनमें से कुछ लोग, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सबके सब प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि फिर तो सबके सब में से कौन बनाएंगे, यानी कौन प्रोडक्ट में जाएंगे, उनमें से जितने लोग अगर थ्रेशोल्ड पे पहुंचेंगे वही जो है प्रोडक्ट में होंगे। तो अब आओ देखते हैं जो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री अगर हम चेंज करते हैं तो उसका रेट या रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। इस बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं किसके अंदर, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में, काइनेटिक एनर्जी में, इनमें देखते हैं कि कितने लोग जो है एक्टिवेशंस बैरियर मींस जो एक्टिवेशन एनर्जी लेके वो उस बैरियर को टच करेंगे, उनके बारे में हम बताते हैं। तो आओ बच्चों देखते हैं उसके आगे। अब ये रहा ग्राफ आपका। बच्चों अभी एक चीज़ मैं आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी में मैं एक्सप्लेन कर रहा था। जैसे अभी देखा ना कि अगर ऐसे ग्राफ में बनाया था कि अगर कोई यहाँ पे रिएक्टेंट होगा और ये आपकी मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड, तो ये जाकर रिएक्टेंट पहले थ्रेशोल्ड को टच करता था, फिर प्रोडक्ट में चेंज होता था। मान लो ये ए है, यहाँ बी में चेंज हुआ है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनती थी। अब मैं इस ग्राफ को ऐसे दिखा रहा हूँ। ग्राफ का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी, तो काइनेटिक एनर्जी पे अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि एक ग्राफ जो बनाया था मोस्ट प्रोबेबल वाला ग्राफ, कि फ्रैक्शंस मॉलिक्यूल थे, काइनेटिक एनर्जी पीक पे पहुँचते थे। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर कोई पीक पे पहुँचता है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सबके सब जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, ये रिएक्टेंट है तो पहले कहाँ पे टच करेगा, यानी उससे एनर्जी दीजिए ना, कितना एनर्जी दीजिए, अपनी एनर्जी तो रखे हुए हैं, उसको आप एक्टिवेशन एनर्जी दीजिए, फिर वो थ्रेशोल्ड को टच करेगा, यानी मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी, यानी थ्रेशोल्ड बन जाएगी, फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लेकर बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने इसे एक्सप्लेन किया स्टैटिक्स मेथड से कि यार मान लो अगर 20 लोग हैं मॉलिक्यूल, तो 20 में से
अगर 20 मॉलिक्यूल हैं तो 20 लोगों में से कितने लोग जो है प्रोडक्ट में चेंज होंगे, यानी अगर 20 बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें से कितने लोग जो है प्रोडक्ट में बदलेंगे, मीन जो है वो MBBS में सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी नीट जो है क्वालिफाई कर लेंगे, यानी उनके नंबर 600 से ज़्यादा आएंगे। तो और देखते हैं, ये है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मतलब है टोटल में से, जैसे एनर्जी लिए है, बताया था ना, ये ई था, नंबर था, ये फ्रैक्शन का मतलब क्या है, NE बोला था, टोटल का मतलब क्या था, ये टोटल वाले थे, तो इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल्स में से कितने लोग। तो ये देखा गया कि अगर वो उनको एनर्जी मिलती है तो सबकी एनर्जी तो बराबर होगी नहीं। एक बैरियर बता दिया, बैरियर का मतलब एक लाइन खींच दिया, लाइन का मतलब है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, यानी इसका मतलब है उनको पहले रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट वाले मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मींस एक्टिवेशन एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी लेके बैरियर क्रॉस करेंगे। तो इसका मतलब है इतने सारे मॉलिक्यूल थे, उनमें से जो है कितने लोगों ने क्रॉस किया, यानी इतने लोग। इतना मतलब क्या, अगर आपसे कहा जाए कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो ये जो ये एरिया आया है, इस एरिया को बोलेंगे कि इन्हीं का जो कोलूजन हुआ है यही इफेक्टिव कोलूजन था, यानी यही लोग जो है अच्छी तरीके से टकराव हुई थी। अगर इतने वाले मॉलिक्यूल चेंज हुए हैं तो इनका कोलूजन इफेक्टिव हुआ है, इसको बोलेंगे इफेक्टिव कोलूजन वाले हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे, कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल आर, या कहेंगे एंड ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, यानी इसका मतलब या तो वो इतने एनर्जी पाके एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, या इसका मतलब है उन मॉलिक्यूलों की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाए। तो मतलब इतने सारे लोग आए, लेकिन इस फ्रैक्शंस में से इनमें से कुछ लोगों की जो एनर्जी रही वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो गई या उससे ज्यादा हो गई। अब आओ देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट से क्या होता है, कि अगर, और आगे जो है इन्हीं वालों को, जितने मैंने लाइन लिखा है इन्हीं को हम आगे बोलेंगे कि इनको हम कहते हैं कोलोजन फ्रीक्वेंसी। आगे इन्हीं को हम पढ़ाएंगे, जब आपको कोलोजन थ्योरी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कोलोजन फ्रीक्वेंसी कहती है इन्हीं को, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग आगे चल के F बोलेंगे जब थ्योरी पढ़ाएंगे। तो अभी ये आर्हेनियस के हिसाब से, आर्हेनियस ने ही जो है H2 + I2 लिया था, 2HI बताया था, लेकिन उसको अच्छी तरीके एक्सप्लेन करने के लिए बोल्ट्जमैन जो थे और मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया था, और इन्होंने टेम्परेचर के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। जैसे अगला ग्राफ है, अगर इसी ग्राफ को हम देखते हैं तो अगला ग्राफ में क्या रहा, अगला ग्राफ में बच्चों ये रहा कि अगर ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल है, कौन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसमें देखा गया कि शुरू में अगर आप देखते हैं जब इनको टेम्परेचर T था, तो ग्राफ अगर देखते हैं तो एनसीईआरटी में ग्राफ बना है कि ग्राफ में अगर देखेंगे टेम्परेचर T था, तो ये जो है आपके, इनको मैं मिटा देता हूं, ये कोलोजन फ्रीक्वेंसी था। तो अगर आप देखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर T लेते हैं, थोड़ा सा इसको और चेंज कर देता हूं, ये टेम्परेचर आपका T है, और ये लाइन आपको बता दिया कि जो आपका ये लाइन है, ये लाइन कौन से है, ये आपके लाइन है, यहाँ से जो है इसको क्रॉस करना होगा, यानी इसके बराबर लाना पड़ेगा। इसी को हमने कहा था एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ये EA कहते हैं, इसको हम लोग इसको EA कहते हैं। जब इसको टेम्परेचर आपने T देखा था तब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये था, और इतने जो है लोगों ने कोलोजन अच्छी तरीके से हुआ था, इफेक्टिव कोलोजन हुआ था। उनमें से सब के सब मॉलिक्यूल नहीं, कुछ नंबर वाले मॉलिक्यूल ने जो है क्रॉस किया और एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा हो गए, इसका मतलब प्रोडक्ट बन गए। अगर देखा गया कि अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हो, टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री बढ़ा देते हो, तो ये देखा गया कि मॉलिक्यूल्स ये हो जाते हैं। अगर ये ग्राफ अगर आप कंपेयर किया जाए तो ये वाले हैं 10 डिग्री वाले बढ़ाने वाले बात,
ये वाला। अब ये कौन से वाले हैं, इसमें T+10 हो जाएगा, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो देख रहे हो, इसका मतलब इफेक्टिव कोलूजन बढ़ गया। इसका मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से कोलूजन बढ़ गया, और कोलूजन का मतलब इफेक्टिव कोलूजन बढ़ गया। बच्चों कोलूजन क्या बढ़ गया, इफेक्टिव कोलूजन बढ़ गया। टकराव बढ़ गई, टकराव का मतलब उनके पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो लोग एक्टिवेशन एनर्जी का जो एक्टिवेशन एनर्जी था उसके बराबर या उससे ज्यादा हो गए। तो अब देखेंगे, पहले वाला टेम्परेचर की बात करें तो आप अगर कहते हैं ये वाला डार्क वाला जो है, ये डार्क लाइन है, इसको हम बोलते हैं तो ABCD वाला था। अगर जब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो अब देखो इतना हो गया। इतना का मतलब ये पूरा, ये आप नीचे तो ये लेंगे और नीचे के साथ साथ ये ऊपर वाले हो गए, यानी एरिया ऑफ कर्व ज्यादा हो गई, क्योंकि अब एरिया वाला कर्व यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये पूरा, ये और ये साथ में ये भी। पहले जब टेम्परेचर नहीं बढ़ाए थे तब ABCD था, अब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो ये पूरा एरिया बढ़ गया। इसका मतलब ये चीज प्रूव हो गई कि टेम्परेचर में 10 डिग्री बढ़ाने से रेट कांस्टेंट या रेट डबल हो जाती है। देखिए, जब टेम्परेचर ये था तो ये था, अब आपने 10 डिग्री बढ़ाया तो इफेक्टिव कोलूजन बढ़ गया। इसका मतलब है फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी पा गए, ज़्यादा एनर्जी पाके एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो गए या उससे ज़्यादा होके प्रोडक्ट में चेंज हो गए। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने इसे एक्सप्लेन किया, और इस चीज को एक्सप्लेन करके जो है T या +10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट 2 टाइम्स बढ़ जाती है। ये ग्राफ से एक्सप्लेन हो गया। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये 2 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका मतलब है रेट फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, तो आगे चल के यही फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल जो है, ध्यान रखें, इसी को एक्सप्लेन किया आर्हेनियस ने बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल थे जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करते थे वो कौन थे, वो कुछ नहीं थे, यही थे। अगर आपसे कहा जाए फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉस एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन वेरियर क्रॉस एक्टिवेशन एनर्जी, वो बराबर कुछ नहीं थे, E के पावर -EA/RT था। यानी यही एक्सपोनेंशियल E के पावर यही था। इतने लोगों ने जो क्रॉस किया था एक्टिवेशन बैरियर को, वो यही थे। यहीं से ग्राफ स्टार्ट हुआ था आर्हेनियस का। तो बच्चों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और इसके आगे मैं चलता हूँ। तो बच्चों अगर एनसीईआरटी पे जाएंगे तो एनसीईआरटी का पेज नंबर आपका है 112 पे। तो अगर आप, जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी ग्राफ से, तो पेज नंबर 112 पे जाएंगे एनसीईआरटी पे, तो ये लाइन लिखा है। एक्चुअली क्या है ना, आपको ग्राफ के साथ साथ एनसीईआरटी बुक की जो लाइन क्लियर हो जाए, तो इसका मतलब है कि नीट में पूरी एनसीईआरटी ही आती है, कोई क्वेश्चन चेंज ही नहीं होता है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। अभी हमने क्या किया, ग्राफ बनाया। तो ग्राफ आपको मैं जनरली फिर थोड़ा सा रफली डायग्राम दिखा देता हूँ कि आपने क्या किया, कि आपका ये बैरियर हो गया एक्टिवेशन वाला, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल है। तो क्या होगा, आपने देखा कि टेम्परेचर T पे देखा, ये ग्राफ हुआ और यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये T पे देखा था। तो हम क्या कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजिंग द फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल। जब आप टेम्परेचर बढ़ाए थे तो टेम्परेचर क्या था, जब आपने T था, फिर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया। जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया आपने, वैसे जो है आपको दिखाया था ग्राफ ये, कि जो है पहले तो ये एरिया था, अब जैसे इसको T+10 कर दिया था आपने, तो एरिया बढ़ गया, यानी इतना एरिया ये भी हो गया, पूरा एरिया आपने ले लिया ये। तो आप क्या कहेंगे इस लाइन को, आप ये कहेंगे कि इंक्रीज द फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड्स, यानी आपस में टकराव होगी और मॉलिक्यूल का फ्रैक्शंस बढ़ जाएगा। यानी जो ये फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल थे, ये ग्राफ है ना ये, तो अगर ग्राफ देखेंगे, तो अगर लाइन में देखेंगे तो देखो इतना एरिया कवर कर रहा है, तो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे। लेकिन कह रहा है विच कोलाइड विथ
कह रहा है इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, बढ़ के कह रहा है विच कोलाइड्स, अगर उनको टकराव होगी यानी इनकी टक्कर होगी, कोलाइड विथ एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। सही बात है, क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये लाइन है, तो ये वाली लाइन क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर आप जब तक क्रॉस नहीं करेंगे, एनर्जी ज़्यादा नहीं पाएंगे, तब तक ये बाहर जाएंगे नहीं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल विच कोलाइड्स यानी वो टकराव हो, टक्कर करें विथ एनर्जी, किस एनर्जी से? ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी से, यानी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा टकराव करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो है ये आपके फ्रैक्शन बढ़े मिलेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं, लेकिन जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे उनको अगर टकराव करना है, टक्कर करना है, तो उनके पास जो एनर्जी होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाए। एक बात तो ये हो गया। कह रहा है द एरिया शोइंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो है एक ये वाला था जो टेम्परेचर T था, और एक पूरा वाला है यानी ये जो खाली दिख रहा है जगह, इसको भी लेंगे तो इसका मतलब ये टेम्परेचर T+10 यानी पूरा की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है द एरिया शोइंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये वाले जो पूरे एरिया हैं इसको आप क्या कहेंगे? एरिया जो है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का है, ये T वाला है और ये पूरा वाला है 10+T या T+10 कहेंगे। द एरिया शोइंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी, ये कह रहा है हैविंग एनर्जी इक्वल, एनर्जी बराबर हो जाए, यानी फ्रैक्शन वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो एक्टिवेशन क्रॉस कर चुके हैं, एनर्जी इक्वल आर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, जो एरिया शो करेगी यानी जो लोग क्रॉस कर चुके हैं, यानी जो लोग जो है ये एरिया बना लिए हैं, इसका मतलब है उनकी बात अगर हम करते हैं, कह रहा है एरिया शोइंग द फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी टू आर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इन लोगों मॉलिक्यूल की एनर्जी इसके बराबर भी हो सकती है और या इससे ज्यादा हो सकती है। ये कह रहा है अगर ऐसा होता है तो कहेंगे गेट डबलिंग, डबल माने दो गुना, डबलिंग लीड दी डबलिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, यानी अगर आप उसे गेट डबल्ड लीडिंग दी डबलिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, इसका मतलब ये बात आप जान चुके हैं कि टेम्परेचर में अगर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, इसका मतलब है कि रेट 2 टाइम्स बढ़ जाती है। यही चीज यहाँ पे है कि अगर जो भी मॉलिक्यूल कोलाइड्स होंगे एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा लेके, अगर वो ये जो कर्व एरिया बनाते हैं यानी जो ये एरिया आपकी है, उन एरिया वालों की बात करते हैं कि अगर इनके पास एनर्जी कितनी होगी तो कहेंगे वो लोग की एनर्जी एक्टिवेशंस के बराबर हो सकती है या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है। अब यही फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल को आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों अब चलते हैं आर्हेनियस का एक्सप्लेनेशंस, आर्हेनियस का इक्वेशंस, इसको अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बच्चों अब जो है आपको पढ़ाने जा रहा हूं आर्हेनियस इक्वेशंस। तो आप देखते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशंस क्या है। तो ये रहा आर्हेनियस इक्वेशंस। अब ये बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो आर्हेनियस इक्वेशंस कहाँ से आया था। इसका मतलब वो फ्रैक्शंस ऑफ जो मॉलिक्यूल थे यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके जो कर्व बनाता वही है, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कहेंगे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल। जो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल था किसमें? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच क्रॉस एक्टिवेशंस वैरियर, एक्टिवेशंस वैरियर भी कह सकते हैं। ठीक है, फिलिंग सही कर देता हूं। ठीक है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी है तो फ्रैक्शंस ऑफ आरएनएस इक्वेशंस को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल विच क्रॉस एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई के पावर ई ए अपॉन आर टी। इसका मतलब जो है हम लोग जो
आर्हेनियस जो एक्सप्लेनेशंस करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, जो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल होता है, जो कर्व बनता है, उस फ्रैक्शंस को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू होती है e के पावर E/RT। तो इसका मतलब है कि हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e के पावर E/RT। रेट क्यों कहा आपने? क्योंकि अभी आप टेम्परेचर क्या किए हैं, 10 डिग्री बढ़ाने से रेट या ORR रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स हो जाती है। तो इसका मतलब है हम ये रेट कह सकते हैं। तो अगर रेट हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल आएगा, मतलब ये आरएनएस जो कांस्टेंट आएगा, या फिर इसी रेट को हम रेट कांस्टेंट भी ले सकते हैं, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e के पावर E/RT। ये रहा। अब अगर हम इसको हटाएंगे, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपको प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये आता है a, इसको बोलते हैं a, और ये होता है e के पावर -E/RT, ये हो जाता है। अब इसको जान लीजिए कि क्या क्या होते हैं। तो ये हो गया आर्हेनियस का एक फार्मूला। बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से इसे समझिए। आर्हेनियस इक्वेशंस है। आर्हेनियस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसको आप समझिए कि जो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, यानी फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल विच क्रॉस एक्टिवेशन एनर्जी, जो लोग एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करते थे उन्हीं को हम बोलते थे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल। उनकी वैल्यू कितने बराबर थी, e के पावर E/RT। अब जो है हमने इसको कह सकते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अभी आपने एक्सप्लेन किया था कि अगर रेट या रेट कांस्टेंट 2 टाइम बढ़ जाती है, तो अभी आपको मैंने टेम्परेचर लिया, फिर 10 डिग्री में लिया, बढ़ाने पे तभी तो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल मुझे पता चला। तो वहीं से इसका एक्सप्लेनेशन था। अब इसको जान लीजिए। तो ए का मतलब क्या है, इसे बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, इसे बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, इसे बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, या इसे बोलते हैं आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स। और ई क्या है, ये आप जानते हैं, एक्टिवेशंस एनर्जी है। ई क्या है, एक्टिवेशन। और के क्या है, जो आपका के है इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट है। ये इतना बच्चों नोट कर लीजिए, फिर मैं उसको आगे चलता हूँ। आर क्या है आप जानते हैं, ये जो आर है जिसे गैस कांस्टेंट कहते थे या रेडबर्ग कांस्टेंट कहते थे। और टी क्या है, टेम्परेचर से, ठीक है। तो टी आपका टेम्परेचर है, और ये जो है गैस कांस्टेंट या रेडबर्ग कांस्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है, कैलोरी में लेते हैं या जूल में लेते हैं। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो इसको फिर से जो है बताऊंगा। अभी आपको ये चीज़ें कहाँ से आई, ये इसका चीज़ें थी। आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ। अब इस फार्मूले को मैं लेता हूँ, आगे जो है इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बच्चों ये रहा, अगर मान लो इसी क्वेश्चंस को कि आप जो है अगर यहाँ से कहा जाए कि इफ़ टेम्परेचर हम इनफाइनाइट कर दें, यानी इस टेम्परेचर को हम इनफाइनाइट कर देते हैं, तो ये वैल्यू है और ये इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट से किसी डिवाइड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0, और उसके मतलब ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं के बराबर ए के आ जाएगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी आपकी हो जाएगी, जब इनफाइनाइट करने से एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू पूरी चली जाएगी, तो यानी के बराबर ए के आ जाएगा। तो एक चीज़ ये हुआ कि रेट कांस्टेंट आर्हेनियस कांस्टेंट के बराबर कब होगी। आपसे एक सवाल पूछा जाए कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर्हेनियस कांस्टेंट, तो कहेंगे ये तब होगा जब टेम्परेचर आप इनफाइनाइट कर दीजिए। टेम्परेचर के इनफाइनाइट करने से रेट कांस्टेंट आर्हेनियस कांस्टेंट्स बराबर हो जाते हैं। अब बच्चों इसको देखते हैं, इसको भी मैं आगे चलता हूँ। तो ये रहा आपका पॉइंट्स, इस फार्मूले को मैं फिर से नोट करता हूँ, और इस पे जो है तो इसका मतलब एक यहाँ से एक रिलेशंस मिल के आया कि आर्हेनियस जो है, ये जो आपका एक्सप्लेनेशन था, ये आप अच्छी तरीके से कह सकते हैं। क्या कहेंगे, कहेंगे के इक्वल टू ए ई के पावर E/RT।
तो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना हो या रेट कांस्टेंट को एक्सप्लेन करना हो, किसके साथ? टेम्परेचर के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से आर्हेनियस साहब ने किया। आर्हेनियस साहब ने क्या एक्सप्लेन किया? किसी केमिकल रिएक्शंस में कोई रिएक्शंस है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो उस रिएक्शंस की रेट या उस रिएक्शंस की रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ रिलेशन जो एक्सप्लेन किया वो आर्हेनियस साहब ने एक्सप्लेन किया। तो एक चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूं बच्चों कि ये रहा ये आपका फार्मूला आया, एक क्वेश्चन आया आर्हेनियस का, और देखो इसी फार्मूले को आर्हेनियस को मैंने इसकी एनसीईआरटी की थ्योरी है, क्या है? द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन बाय आर्हेनियस इक्वेशंस। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस का रेट एक्सप्लेन करना है टेम्परेचर के साथ, तो वो आर्हेनियस इक्वेशन से ही एक्सप्लेन की जाती है। तो आओ इसको प्रूव करते हैं कि कैसे। तो जैसे बच्चों ये चीज़ें थी, तो मैं इसको नीचे मिटा देता हूँ और इसको देखता हूँ कि आर्हेनियस इक्वेशन से एक्यूरेटली एक्सप्लेन करना है टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शंस में। तो आपके सामने लिखा है, चाहे रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करिए या रेट कांस्टेंट से एक्सप्लेन करिए, यह फार्मूला है। तो अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप जो है दोनों तरफ लॉग ले लीजिए या पहले ln ले लीजिए। तो जब ln के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे ln के, इसे क्या कहेंगे? ln a, और ये यहाँ पे बीच में है निशान इनटू का यानी क्रॉस का, तो यहाँ क्या आ जाता है? प्लस, तो जाएगा प्लस ln e के पावर EA/RT। इसे एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा ln के, ये हो जाएगा ln a, और ये वाली जो पार्ट है अगर एक्सपोनेंशियल की पावर होती है तो वो आगे आ जाएगी, तो क्या कहलाएंगे? माइनस EA/RT। ये हो जाएगा ln e। अगर कोई चीज़ ln e होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो ये पार्ट यहाँ से चली जाएगी, तो ये बचेगा। तो क्या होगा? ln k इजकल टू ln a माइनस EA/RT। बच्चों एक फार्मूला तो आपका ये हो गया। अगर इस फार्मूले यानी ln के और इसमें और इसके बीच में अगर आप ग्राफ देखना चाहते हैं, ग्राफ का मतलब क्या? अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये होता है y इजकल टू, ये होता है mx और ये होता है इंटरसेप्ट c। तो अगर आप ग्राफ देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ग्राफ ले लीजिए, EA/RT मैंने थोड़ा इधर लिख दिया है, ये रहा। तो आपका ग्राफ किस में होगा? ये ग्राफ है ln k का, ये ग्राफ जो है ये किस एक्सिस में है? y एक्सिस में। और आपका ग्राफ किस में है? 1/t में। ये ऊपर लिखा है 1, अगर थोड़ा इसको अलग करेंगे तो ये ऐसे लिखा होता है 1/t, तो ये 1/t है। ये क्या है आपका? इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट आपका ये, तो इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वाला एक्सिस ये होता है, नेगेटिव वाला ये होता है, तो ये पॉजिटिव एक्सिस मान लिया इंटरसेप्ट ही है, इतना इंटरसेप्ट है। और आपका ये होता है स्लोप्स, स्लोप क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला स्लोप होगा, इसका मतलब ग्राफ आपका ये होगा। चाहे पूरा कंप्लीट मिला दीजिए, चाहे आप इसको रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप एंगल लेते हैं तो एंगल लेते हैं ये क्या होता है? थीटा। देखिए एंगल आपकी ऐसे आई है, अगर 90 डिग्री बताएंगे तो ये 90 डिग्री होगी, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ज़्यादा होता है तो आपकी स्लोप जो होती है वो निगेटिव होती है, निगेटिव स्लोप होती है। तो आपके सामने है कि थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है तो स्लोप आपकी निगेटिव हो गई। तो ये चीज़ तो ग्राफ हो गई। ये आपका इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ है, और इसको चाहो तो आप यहीं से रिप्रेजेंट कर देते हो कि ये ln a इसका इंटरसेप्ट है, या पूरी चीज़ बताओ कि यहाँ से यहाँ तक इसका बच्चों इंटरसेप्ट है। एक बार बच्चों फिर से ध्यान लीजिए, ये आपका है y, ये है mx, ये है mx और ये पार्ट है c। तो आपने y एक्सिस में देख लिया ln के, ग्राफ का है 1/t में, तो 1/t हो गया।
ये आपका इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में देख लिया, और स्लोप आपका है निगेटिव, और स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो आप कहेंगे स्लोप की वैल्यू कितना है, तो कहेंगे स्लोप निगेटिव है और साथ में कितना है माइनस EA/r के बराबर है। तो स्लोप कितना होगा, ये होगा। और अगर इसे एक्सप्लेन करते हैं तो यही स्लोप इक्वल टू आगे कहलाती है टेन थीटा के बराबर, तो टेन थीटा कहलाएगी। तो ये ग्राफ आपका हो गया, और इस ग्राफ से क्वेश्चंस अक्सर आता है। तो ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट है, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। बच्चों का नोट करना है तो इसे नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होगी, कहेंगे अगर ln के 1/t में ग्राफ खींचेंगे तो कहेंगे ग्राफ होगी स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप, और निगेटिव स्लोप की वैल्यू जो होगी माइनस EA/RT होगी। तो स्ट्रेट लाइन निगेटिव के साथ, यानी स्लोप क्या होगी, निगेटिव के साथ EA/r होगी, ये होगी। पूरा बोलना होगा, निगेटिव स्लोप, तो स्लोप क्या बोलेंगे, कहेंगे स्ट्रेट लाइन स्लोप निगेटिव EA/r, यानी ये स्लोप की पूरी वैल्यू है, और ये बराबर किसके होती है, टेन थीटा के। तो आप कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है माइनस EA/r। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो इसको मिटाता हूँ, इनसे थोड़ा सा आपको और आगे चलता हूँ। और आगे क्या मतलब, आप अगर से पूछा जाए कि ln k है, इसमें लॉग की में क्या होगी, तो इसको लॉग में चेंज करेंगे तो कहेंगे 2.303 लॉग, ये रहा। अगर k लिए हैं तो k वैल्यू ले लीजिए, और खाली ln लेते हैं तो ये बराबर होती है, ये ln इक्वल टू होती है ln इक्वल टू 2.303 लॉग के बराबर होती है। अब यहाँ पे मैंने लॉग लेना चाहता हूँ, तो दोनों तरफ ln को लॉग के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कहेंगे 2.303 लॉग के इक्वल टू, ये भी कहलाएगी 2.303 लॉग a, और ये रहेगा माइनस EA/RT। हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं 2.303 से, तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपकी वैल्यू आएगी लाइक के, यहाँ भी डिवाइड करेंगे 2.303 से, तो यहाँ आएगा log a, और ये हो जाएगा माइनस EA/ क्या कहलाएगा 2.303 RT, क्योंकि ये यहाँ डिवाइड तो यहाँ भी डिवाइड होगी, तो ये लॉग के फॉर्म में एक फार्मूला आर्हेनियस का और आ गया, ये बच्चों लॉग के फॉर्म में हो गया। अब ये ग्राफ अगर हम लॉग के फॉर्म में निकालते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ग्राफ फिर से, तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये चीज़ें आपको मिटा देता हूँ, एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपका ये ग्राफ रहेगा, ये आपकी वैल्यू हो गई y, ये वैल्यू हो जाएगी आपका mx, और ये वैल्यू हो जाएगी c। तो आपकी ग्राफ लॉग के फॉर्म में होगा, तो ये कहेंगे ये आपकी लॉग k है, 1/t है। स्लोप आपका जो है, ये स्लोप तो आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि EA की वैल्यू m जो होती है स्लोप कहलाती है। इतनी वाली वैल्यू, जैसे यहाँ पे भी EA/r था, ये भी m था, यहाँ पे EA/2.303 r, ये भी m होता है। तो ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट आपकी पॉजिटिव है। तो बच्चों सेम ग्राफ था, जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था वही सेम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि लॉग के है और 1/t में ग्राफ है। तो आप क्या होगा, इंटरसेप्ट ये है, तो आपका इंटरसेप्ट आपकी यहाँ पे कहलाएगा log a, और जो है आपका स्लोप है नेगेटिव, और स्लोप की जो वैल्यू होती है ये होती है माइनस EA/2.303 r, ये m की वैल्यू होती है। तो स्लोप जो है आपका नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब है कि एंगल फिर वही क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगा तो स्लोप आपकी नेगेटिव होती है, जानते हैं स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव हो जाती है, ये बात आपको बता चुके हैं। तो आपका स्लोप होगा, इसकी वैल्यू होगी माइनस EA/2.303 r हो जाएगी। एक चीज़ और भी कह सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर को, ये टेम्परेचर में ग्राफ 1/, और k में ग्राफ है, तो एक वैल्यू ये EA/2.303 r, ये वैल्यू एक तरह के कांस्टेंट हो जाएगी, और ये कांस्टेंट होगी अगर जो है भाई ये भी कांस्टेंट है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी उस मॉलिक्यूल का फिक्स है, कांस्टेंट होगी, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन यही जो वैल्यू होगी ये स्लोप कहलाएगी, और यही स्लोप जो होगी m कहलाएगी। तो यही ग्राफ होगा, ये लॉग के फॉर्म में हो जाता है। अब इसको अगर हम जो है मॉडिफाइड करने जाते हैं,
कि मॉडिफाइड का मतलब क्या, टेम्परेचर हम बदल देते हैं तो रेट कांस्टेंट में क्या फ़र्क पड़ेगी, टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट में क्या फ़र्क होगा, यही तो आरएनएस का है। आरएनएस का इक्वेशंस है कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शंस देखते हैं तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसका मतलब टेम्परेचर को चेंज होने से रेट कांस्टेंट बदल जाएगी। बच्चों टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट बदल जाएगी, टेम्परेचर के बदलने से रेट बदल जाएगी। अभी तो ये प्रूव करके आए कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट डबल हो जाती है, तो 10 डिग्री टेम्परेचर करने से रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब आरएनएस का जो इक्वेशंस है वो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में ग्राफ है। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो रेट बढ़ाने टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट बढ़ गई, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगी। तो आओ देखते हैं इसको मिटाने के बाद अगला पॉइंट क्या है कि अगर हम टेम्परेचर T1 लेते हैं तो रेट कांस्टेंट K1 है, अगर हम टेम्परेचर T2 लेते हैं तो रेट कांस्टेंट T2 होती है। इसमें आपका रिलेशन क्या होगा, तो लिखो इफ K1 and K2 value of rate constant, कहेंगे कि if K1 and K2 the value of rate constant at temperature T1 and T2, अगर हम K1 K2 रेट कांस्टेंट कहते हैं किस टेम्परेचर पे, T1 एंड T2 पे, तब इसमें क्या होगा, इसमें रिलेशंस क्या होंगे, तो इनके रिलेशंस में इफ K1 एंड K2 है, ये K1 नहीं है, इफ K1 एंड K2 वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट द टेम्परेचर T1 एंड T2 पे, यानी अगर टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 है, टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट T2 है, इसमें रिलेशंस आओ देखते हैं। तो क्या होगा, कहेंगे ln K था, तो यहाँ क्या कहेंगे बच्चों, याद करो क्या बताया था, कहा था कि रिलेशंस है कि ln K था, ln A था और क्या था माइनस EA अपान RT था। ये तो मैंने आपको प्रूव किया था, ये वाला चीज़ है, इसी से हम रिलेशंस बना रहे हैं। तो इसी से अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो क्या बन के आएगा, तो क्या कहेंगे, टेम्परेचर अगर हमारा T1 है तो कहेंगे रेट कांस्टेंट K1 है, तो कहेंगे ln K1 इजकल टू ln A, तो रेट ये आरएनएस कांस्टेंट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, तो कहेंगे EA, ये आपका रेट कांस्टेंट, मतलब ये R जो है गैस कांस्टेंट, ये रेडबर्ग कांस्टेंट तो भी होता है, तो क्या हो जाएगी टेम्परेचर, ये हो जाएगा T1। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम कह दें कि ln K2 है, रेट कांस्टेंट ये है, तो आरएनएस कांस्टेंट ये सेम होती है, तो ln A होगी माइनस EA अपान एक्टिवेशन एनर्जी भी कांस्टेंट है और ये R भी कांस्टेंट, तो यहाँ भी R, टेम्परेचर T2, तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। मैंने इसी से इसको अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट, अगर रेट टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 है, अगर टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट K2 है। इसमें है करते क्या है ये करते हैं कि इक्वेशंस जो हैं दो में से इक्वेशन एक को घटा देते हैं, यानी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कहेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट द इक्वेशंस फर्स्ट फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, यानी दो में से इक्वेशंस एक को घटाने जा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो बच्चों सब्सट्रैक्ट करने जाएंगे तो ये रहा, तो आपको क्या कहेंगे, कहेंगे ln K2, ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे माइनस ln K1 इजकल टू, पहले ये वैल्यू लिखेंगे, तो कहेंगे ln A माइनस EA अपान RT2 माइनस, क्यों घटाने जा रहे हैं, तो कहेंगे ln A माइनस अंदर आएगा प्लस हो जाएगा EA अपान RT1। देखो ये प्लस और ये माइनस गया, ठीक है, इसको लिख लीजिए, तो कहेंगे ln K2 माइनस ln K1 इजकल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस वाली वैल्यू पहले ले आइए, तो EA अपान RT1 माइनस EA अपान RT2, इसको मिटा देता हूँ। तो जब इसको मिटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मैथ में रूल है
इसको अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे ln K2/K1, ये इसको चेंज करेंगे फिर यही हो जाएगा, क्योंकि जो ये लिखा हुआ है मतलब ये लिखा है। यहाँ पे से कॉमन ले लीजिए, तो E कॉमन है, और क्या कॉमन है, R कॉमन है, तो EA/R कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, ये रहा। तो एक फार्मूला तो ये हो गया ln के फॉर्म में। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर रेट कांस्टेंट यहाँ K2 है अपान K1 है, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा 1/T2 नहीं होता है, 1/T1 होता है। बच्चों ये चीज़ को याद रखिएगा, जब K2/K1 कहेंगे तो 1/T1 माइनस T2 रहेगा। आप इसको पलट के लिख दीजिए, K1/K2 कहते हैं, अगर ln K1/K2 तो ये चीज़ वही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ K2 है तो यहाँ T1 रहेगा। इस ग्राफ को हम अगर लॉग के फॉर्म में कर दें तो चेंज कर दो, ln किस में जाएगा, लॉग के फॉर्म में। तो यहाँ कहेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2.303 लॉग, फिर इसको डिवाइड कर देना दोनों तरफ, तो यहाँ आ जाएगा। तो आप इसी फार्मूले कहेंगे log K2/K1 इक्वल टू, पहले यहाँ 2.303 log K2/K1 आएगा, हम एक साथ लिख रहे हैं। जब यहाँ आएगा और जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 2.303 वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो क्या कहलाएगी EA/2.303R, और ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं ग्राफ करें, ग्राफ तो बता चुका हूँ, फार्मूला है, ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। करना क्या था, यहाँ पे था आपका पास ln इक्वल टू क्या होता है 2.303 लॉग, ये होता है। तो 2.303 को हमने जब चेंज करेंगे तो ln हटेगा, तो यहाँ क्या लिखा रहेगा 2.303 लॉग K2/K1। हमने एक स्टेप हटा दिया, फिर हमने कहा दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 2.303, तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ वैल्यू कट गई, यहाँ आ जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये आर्हेनियस इक्वेशंस के फार्मूले हैं। अब बच्चों जो है इसकी जो है एप्लीकेशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे क्वेश्चंस के साथ अप्लाई कराएंगे।